तो दोस्तों इस वीडियो में एक बार फिर से हम देखिए बात करने वाले हैं डिवीज लैबोरेटरीज के बारे में। और डिवीज लैब के रिगार्डिंग हमने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें हमने क्वार्टर 4 के नंबर्स डिस्कस किए थे और इस फॉल को यहाँ पर अज्यूम करने की कोशिश की थी, क्यों इतनी गिरावट हुई थी। लेकिन इस वीडियो में हम एक्चुअल रीजन समझने वाले हैं कि डिवीज लैब के स्टॉक में इतनी 10% का लोअर सर्किट हमको क्यों लगता हुआ देखने को मिला। मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, उन्होंने क्या बोला है, क्या यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब जब हम डिवीज लैब की बात करते हैं तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10% का लोअर सर्किट इतनी ज़बरदस्त कंपनी, इतनी क्वालिटी फ्रेंचाइज में हमको लगता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात हमको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत ही रैशनल यहाँ पर बिहेव करता है। सप्लाई डिमांड का गेम है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, कोई लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है, तो आपको वहां पर कोई भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। लेकिन एक चीज और सीखनी है कि हमको हमेशा इमोशनली डिटैच रहना है किसी भी स्टॉक से, किसी भी कंपनी से। ऐसा नहीं है कि यार किसी एक कंपनी में निवेश कर दिया तो उसमें हम बैठे हुए हैं आंख बंद करके, ऐसा नहीं है। तो हमको हमेशा देखना है कि कंपनी क्या फंडामेंटली ग्रो कर रही है या नहीं, क्या मैनेजमेंट वहां पर डिलीवर कर रहा है या नहीं, क्या कंपनी जो जिस सेक्टर को यहाँ पर केटर कर रही है क्या वो ग्रो हो रही है नहीं। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्यों गिरावट हुई। तो आपके साथ दोस्तों मैं एक टाइमलाइन यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें बीएससी की यहाँ पर जो एक्सचेंज पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अपलोड हुए रिजल्ट वो करीब हुए 12:20 पे। आप देख सकते हैं 12:20 पे रिजल्ट यहाँ पर अपलोड हो गए। और 12:20 पे अगर हम बात करें डिवीज लैब के स्टॉक में कोई भी ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, फ्लैट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जो गिरावट होना चालू हुई वो एक्चुअली इस लेवल से शुरू हुई और ये टाइमिंग है 2:15 का। और 2:15 के बाद एक फ्री फॉल हमको इस स्टॉक में देखने को मिला, 10% के लोअर सर्किट पे हमको जाता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब ये है, क्लियरली ये समझ आ रहा है कि यहां पर तक कोई दिक्कत नहीं थी। क्वार्टर 4 के नंबर्स जबरदस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिक्वेंशियली थोड़ा सा फ्लैट नंबर है। लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको रिजल्ट समझना है अच्छी तरीके से, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल इश्यूज जो क्रिएट हुए हैं वो कॉन कॉल में हुए हैं। कॉन कॉल में कुछ ऐसी चीजें बोली गई हैं जिसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर एक सडन हमको सेल ऑफ होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए हम यहाँ पर अब सीधा कॉन कॉल हाईलाइट्स पे चलते हैं और आपके साथ में कुछ डेटा यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा और काफी इंटरेस्टिंग जो है इनसाइट्स देना चाहूंगा। तो गिरावट के पीछे की असली वजह शेयर करता हूं। सबसे पहले वो जो मेन पॉइंट जो मैनेजमेंट ने, प्रमोटर्स ने यहाँ पर बोले, वो है दोस्तों पहला, फ्यूचर इज गुड बट वेरी डिफिकल्ट टू गिव प्रोजेक्शन एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पर फ्यूचर गाइडेंस नहीं दी गई है मैनेजमेंट के द्वारा। अब देखिए, जब पिछले कई सालों से कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पर गाइडेंस देता है, ये 15 से 20% की गाइडेंस जो है हमेशा देते हैं कंजर्वेटिव बेसिस पे। लेकिन अब की बार यहाँ पर नहीं दी तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टर कम्युनिटी जो भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, ठीक है, वो यहाँ पर बेसिकली सेल ऑफ करते हुए नजर आए, क्योंकि अब की बार उनको लगा यार इन्हें हमेशा गाइडेंस देते हैं, अब की बार क्यों नहीं दी, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, क्या फ्यूचर अर्निंग्स यहाँ पर विजिबल है भी या नहीं। तो उनकी तरफ से एक पैनिक क्रिएट हुआ, उन्होंने यहाँ पर सेल ऑफ करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन नहीं दिए गए डिवीज लैब की वजह से, डिवीज लैब ने, तो यहाँ पर एक रीजन है। दूसरा रीजन, स्टिल वेटिंग फॉर गवर्नमेंट क्लियरेंस टू गो अहेड इन काकीनाडा। अब काकीनाडा जो इनका फैसिलिटी है, प्लांट है, उस पर अभी तक गवर्नमेंट क्लियरेंस यहाँ पर नहीं मिला है। स्टिल यहाँ पर वेट कर रहे हैं काफी टाइम से दोस्तों, ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है डिवीज के साथ। तो यहाँ पर अभी भी ये गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिला है, तो इसकी वजह से भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर जनरेट हुआ। काकीनाडा की बात करें तो बेसिकली इस काकीनाडा फैसिलिटी पे कुछ इश्यूज चल रहे थे। जो लैंडलॉर्ड्स थे यहाँ पर, जिनकी जमीन थी, उन्होंने कुछ यहाँ पर केस फाइल कर रखे थे हाई कोर्ट में। हालांकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने उस सभी को डिसमिस कर दिया। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है प्राइस लगा दी थी, 10 लाख रुपए पर एकड़ की यहाँ पर प्राइस जो है बता दी थी, और डिवीज ने यहाँ पर पूरा पेमेंट भी कर दिया। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं उनसे यहाँ पर अप्रूवल आना भी वेट में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं इस प्लांट में अभी तक, तो उसकी वजह से भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हो रहे हैं। क्योंकि ये जो प्लांट है यहाँ पर गजब की, ये मतलब बहुत बड़ा प्लांट है। इस पे करीब, ये मैनेजमेंट ने बोला है कि करीब 2000 करोड़ के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे कि फ्यूचर गाइडेंस यहाँ पर जो है रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली नजर आएगी। तो अभी तक वो नहीं हुई। तो यहाँ पर कभी भी कोई केपेक्स यहाँ पर डिले होता है किसी भी रीजन से, तो ये जो है मार्केट में हमको उस चीज़ का नेगेटिव रिएक्शन डेफिनेटली हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन क्या इस रीजन की वजह से हमको स्टॉक को बेच देना चाहिए? तो मेरा कहना है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था कि यहाँ पर देखिए, इस रीजन की वजह से यहाँ पर हमको बिल्कुल भी इस स्टॉक को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली यहाँ पर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है। ग्रोथ यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी जो है ऐसा नजर नहीं आती कि डिक्लाइन होने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर बात करें
डेट फ्री कंपनी है, 3000 करोड़ का कैश बैलेंस है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव ऑलरेडी डन, फर्दर इन्वेस्टमेंट और ही करने वाले हैं काकीनाडा का जब इनको अप्रूवल मिल जाएगा। और वैसे भी देखिए काकीनाडा के अलावा भी इनके पास जो है करीब 100 एकड़ लैंड, 200 एकड़ लैंड ऑलरेडी, 300 एकड़ लैंड ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो इसका डिले होता है तब भी यहाँ पर कोई इशूज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो देखिए, हैव मोर देन 100 एकर्स लैंड इन बोथ यूनिट एंड यूनिट 2, डोंट सी ग्रोथ स्लो डाउन विद काकीनाडा। अब यहाँ पर फ्यूचर प्रोजेक्शन क्यों नहीं दी, तो मैनेजमेंट का कहना है कि देखिए यहाँ पर लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ का काफ़ी अभी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का काफ़ी इश्यूज़ हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कोविड पैंडेमिक को लेकर काफ़ी इश्यूज़ हैं, इनपुट कॉस्ट का काफ़ी इश्यूज़ है, तो प्रोजेक्शन यहाँ पर नहीं दी। शॉर्ट टर्म में बोल रहे हैं कि हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए प्रोजेक्शन देना सही नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि अगले आने वाले 5 साल में वो यहाँ पर बड़ा केपेक्स करने वाले हैं, कुछ लार्ज प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इनके पास हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या 40% मार्जिन आप मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, तो उनका कहना है कि देखिए जिस प्रकार की हमारे पास प्रोसेस है, जिस प्रकार की एफिशिएंसी है, जिस प्रकार का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम गाइडेंस तो नहीं देंगे 40%, लेकिन हम इसको हो सकता है मेंटेन करते हुए नजर आए। तो अगले 5 साल में यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ बताई गई है मैनेजमेंट के द्वारा। अनलिमिटेड ये जो वर्ड है ये खुद उन्होंने बोला है, सॉरी यहाँ पर जो है दोस्तों मुरली डिवीजन ने ये वर्ड बोला कि अनलिमिटेड ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी अगले आने वाले 5 सालों में, यहाँ पर अगर कुछ बेसिकली ब्लैक स्वॉन इवेंट ना हुए तो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कैपेसिटी की बात करें तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है दैट लाइज अहेड, ह्यूज एफर्ट इन डेवलपिंग इंडियन सोर्सेज फॉर प्रोक्योरमेंट टू डी रिस्क द जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो चाइना प्लस वन की जो यहाँ पर थीम है वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट नजर आ रही है। बड़े बड़े जो बिग फार्मा कंपनीज हैं वो स्मॉल बायोटेक कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। बड़े फार्मा कंपनीज नहीं बना रही, स्मॉल बायोटेक कंपनी जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रही है, उनको वो एक्वायर कर रहे हैं। और उनको एक्वायर करने के बाद बेसिकली उनको एक बिग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए है, एपीआई बेसिकली उस मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए बल्क में। और बल्क में जब बात होती है तो इसके पास बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी सारे एकर्स में फैली हुई है, इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, मैन पावर है, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, सो दे कैन ईजिली हैंडल ऑल अपॉर्चुनिटीज़। और बड़े वॉल्यूम में दोस्तों जो बिग फार्मा कंपनीज है वो ऑर्डर देती है, तो बहुत ही कम कंपनीज हैं जिनके पास जो बल्क में ये प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसमें से एक डिवीज लैबोरेटरी है, ये साफ साफ मैनेजमेंट ने कहा है। अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट चीज़ों की तो एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड 90% ऑफ द रेवेन्यू, तो जैसे हमने बोला लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का यहाँ पर क्लियरली उन्होंने हाईलाइट किया, तो ये भी एक इशूज़ है, तो इसलिए उन्होंने कोई गाइडेंस यहाँ पर नहीं दी है। 935 करोड़ का यहाँ पर जो है कैपिटलाइज्ड एसेट्स FY22 में देखने को मिलता है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है 470 करोड़ का है, और 2800 करोड़ इनके जो है हमको अभी कैश इन बुक्स देखने को मिलता है, मतलब इनका जो कैश बैलेंस है अभी 2800 करोड़ के आसपास है। तो इंटरनल अक्रूवल से ही ये दोस्तों आगे केपेक्स कर सकते हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, तो कोई यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब इस स्टॉक को जो है अब यहाँ पर एक्यूमुलेट करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें देखिए और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ पर अवेलेबल कैपेसिटी कैन टेक ऑन 5 to 10 लार्ज प्रोडक्ट, तो मतलब अभी जितनी कैपेसिटी इनके पास अवेलेबल है ये 5 से 10 लार्ज प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी भी यहाँ पर ये केटर कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी अभी इनके पास 200 करोड़ के आसपास एकड़ लैंड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर काकीनाडा का डीले होता है तब भी यहाँ पर ग्रोथ जो है स्लो डाउन होती हुई नजर नहीं आएगी। इन टच विथ एवरी बिग फार्मा, ऑल ऑफ देम नोज दैट दे नीड थाउजेंड्स ऑफ टन्स एंड दे नो दैट डिवी इज प्रिपेयर टू डू दैट, हैव इक्विपमेंट एंड कैपेबिलिटी। जैसे मैंने बात करी अभी बड़ी क्वांटिटी में जब किसी को प्रोड्यूस कराने होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो डिवीज यहाँ पर उन्हीं सभी के साथ टच में है, बिग फार्मा कंपनीज के साथ। तो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस इनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। जेनरिक फार्मा की बात करें तो वो भी यहाँ पर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। 20 बिलियन वर्थ मॉलिक्यूल्स गोइंग ऑफ पेटेंट इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, जिसके लिए ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, दे आर रेडी टू सप्लाई एज एंड व्हेन पेटेंट एक्सपायर, ये अपनी मॉलिक्यूल्स को कमर्शियलाइज कर देंगे। तो एक जो 6 ग्रोथ इंजन की मैंने बात आपसे दोस्तों पास्ट में कई बार करी, उसमें से एक ग्रोथ इंजन का ये वाला है। तो यहाँ पर $20 बिलियन की अपॉर्चुनिटी इनको नजर आ रही है अगले 2 से 3 सालों में, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। सेवरल मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम स्मॉल बायोफार्मा, दीज आर एक्वायर्ड बाय बिग फार्मा इन स्टेज 2 स्टेज 3। अभी इसके बारे में जस्ट मैंने आपके साथ बात करी, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अगले 5 सालों में। Big pharma are looking at small molecules as it is easy to administer. Several companies looking at API which work orally instead of injectables will always choose a product that will grow but will be there for a long time. तो यहाँ पर देखिए अगले 2 से 3 साल में 2 से 3 हज़ार करोड़ का ये केपेक्स करने वाले हैं, और will not mind spending 5,000
करोड़ एज वेल, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी नजर आई तो इनके पास कैपेसिटी है, यूटिलाइजेशन अभी भी 100% नहीं है, तो उसको ये केटर कर सकते हैं। तो गजब का यहाँ पर ग्रोथ अभी भी मैनेजमेंट के हेड में है, लेकिन हाँ गाइडेंस यहाँ पर नहीं दी है, जिसकी वजह से एक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौका है इस स्टॉक में बाइंग करने का। देखिए यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ओनली 2 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड अदर देन डिवीज इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन 5 मेजर प्रोडक्ट। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है? बेसिकली जो इमेजिंग होती है या रेडियोग्राफी होती है, जो एक्सरे मशीन्स होती है, सीटी स्कैन होती है, उनके लिए वो बेसिकली यहाँ पर उनके लिए ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, आयोडीन इसका जो है एक रॉ मटेरियल है, तो ये एक लिक्विड टाइप कुछ जेल होता है दोस्तों, जो कि इमेजिंग के लिए यूज आता है। तो ये कुछ ही प्लेयर हैं वर्ल्ड में जो यहाँ पर इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया में जो है प्ले करते हैं, तो उसमें से डिवीज लैब भी है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ही आई है, बट एंट्री इज डिफिकल्ट। तो एंट्री बैरियर्स है इसमें, और डिवीज इसमें ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो कैन सी गुड इंप्रूवमेंट इन नंबर्स इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो मैनेजमेंट ने बोला करीब 15 से 20% यहाँ पर हम कंजर्वेटिव बेसिस पे आराम से ग्रो करते हुए नजर आएंगे, और ये भी एक इनका 6th ग्रोथ इंजन में से एक ग्रोथ इंजन है। 2 लार्ज कस्टम सिंथेसिस प्रोजेक्ट गोइंग वेल, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। टॉप लाइन ऑटोमेटिकली हैपेंस एज न्यू प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूस, बॉटम लाइन मूव्स ड्यू टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोसेस। तो टॉप लाइन डेफिनेटली इनकी अच्छी खासी ग्रो होगी जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। बॉटम लाइन इनकी ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बिकॉज ऑफ प्रोसेस। नॉट लुकिंग एट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज करेंटली, तो ये आई डोंट नो क्या है। टैक्स रेट लोअर ड्यू टू इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम 2 न्यू सेज यूनिट्स। तो अभी टैक्स रेट हमको FY22 में बेसिकली पिछले मार्च के क्वार्टर में के हिसाब से इस बार कम देखने को मिली। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो यहाँ पर 24 इधर दोस्तों आप देखिए 26% की टैक्स रेट थी, अब की बार 20% की हुई। उसके पीछे रीजन है इंक्रीमेंटल सेज, इनको सेज यूनिट से यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है। ये देखिए आप 2 न्यू सेज यूनिट्स में यहाँ पर इंक्रीमेंटल सेल्स की वजह से अब क्या टैक्स रेट यहाँ पर 20% का होता हुआ देखने को मिला है। तो ये कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप दोस्तों यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर मौका बन रहा है कि आप धीरे धीरे अब इसको यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि देखिए एम हाई, ड्रीम हाई, बट कीप फीट इन द ग्राउंड। रियलिटी इज डेट फ्री कंपनी है, गजब का कैश बैलेंस है कंपनी के पास, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काफ़ी सारे कर चुके हैं, और फर्दर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये और करते हुए नजर आएंगे। तो अगेन दिस इज रियली गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। कंपनी जो है यहाँ पर कोई भी पैनिक करने की मुझे तो यहाँ पर कोई समझ जो है सिचुएशन समझ नहीं आ रही। तो ये एक शॉर्ट टर्म दोस्तों जो निवेश करते हैं उनके लिए यहाँ पर एग्जिट लेना बनता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके लिए यहाँ पर मेरे ख्याल से अब एंट्री लेने का मौका आ चुका है। एक पैटर्न तो यहाँ पर डेफिनेटली नेगेटिव सा बन रहा है, ये है दोस्तों कप, ठीक है, ये है हैंडल। तो एक नेक लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट लेवल है। इस लेवल पे आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं 28% की करेक्शन पे। अगर यहाँ से और ये करेक्ट होता है तो आ सकता है करीब करीब 333 के आसपास, 333 के आसपास ये आ सकता है। और यहाँ पर आता है तो अगेन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर यहाँ पर तो इससे भी नीचे आता है दोस्तों, एक गैप आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर एक, अगर ये गैप फिल करने नीचे आता है तो करीब ये आ सकता है 2800 के लेवल पे। अगर ये आता है तो मेरे ख्याल से आएगा नहीं, लेकिन अगर आता है तो फिर ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी मेरे ख्याल से डिवीज लैब में, क्योंकि 2800 की अगर रेंज में आ गया, और अगर हम इसका एनुअल ईपीएस देखें 111 का है, तो करीब करीब ये 25 के पी पे आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ऑल टाइम लो के आसपास, मतलब इसकी ग्रोथ के हिसाब से कंपनी 40% टॉप लाइन और 70% अगर ईयर ऑन ईयर टॉप बॉटम लाइन ग्रो कर रही है, तो 25 के पी पे इस कंपनी को छोड़ना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। तो आप इसमें धीरे धीरे SIP कीजिए, हो सकता है और करेक्ट हो जाए, थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटली कोई इशूज़ नहीं है कंपनी में, बस यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन नहीं दिए तो क्या है, वो जैसे बच्चे नाराज हो जाते हैं ना कि यार आपने बोला था कि आप यहाँ लेके चलेंगे और आप नहीं लेके चल रहे, तो हो जाता है दोस्तों कभी कभी यहाँ पर वो नाराज हो गए बच्चे। तो अपने को नहीं करना, अपने को लॉन्ग टर्म निवेश यहाँ पर करना है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मैनेजमेंट के यहाँ पर ज़रूर 1-2 स्टेटमेंट नेगेटिव है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखें तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही है। कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉलिक्यूल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, केपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।